नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज से हमारी शुरू हो चुकी है 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला। किसकी? CDP यानी कि बाल विकास की। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीईटी 2023 के लिए, यूपीटीईटी 2023 के लिए ये आपके लिए क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो आइए, ये श्रृंखला जो है टॉप 10 के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी, लेकिन कितने? 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगातार। अब ये जब तक 1000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक किसी और सब्जेक्ट को हम हाथ भी नहीं लगाने वाले हैं, मतलब टॉप 10 की श्रृंखला में। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। जो उसकी बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बालक होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है, सामान्य बुद्धि का बालक होगा। क्योंकि जो 90 से 110 का बालक होता है वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है, और वहीं 110 से 120 या 30 तक का बालक जो होता है वो अति सामान्य बालक होता है। क्या होता है? अति सामान्य बुद्धि का बालक होता है। अगर हम वहीं पर बात कर लें 140 प्लस के बालक की बात कर लेंगे, तो 140 प्लस का बालक जो होता है अति प्रतिभाशाली। कौन सा बालक हो जाता है? अति प्रतिभाशाली बालक हो जाता है। तो आपका पहले क्वेश्चन से हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए। अच्छा, 80 से कम बुद्धि वाला जो होता है, 80 से कम बुद्धि का जो बालक होता है, ये क्या होता है? थोड़ा मंद बुद्धि का बालक होता है। कैसा होता है? मंद बुद्धि का बालक होता है। ठीक है। और फिर आपका 40 या 30 के आसपास के जो होते हैं मूढ़ बुद्धि के बालक होते हैं। ये चीज़ें आपको हर जगह अलग अलग तरीके से मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है? 90 से 110 वाला सामान्य बुद्धि का बालक, फिर उसके बाद 140 प्लस वाला जो बालक होगा ये अति प्रतिभाशाली बालक होगा। यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन बताने वाला हूँ? 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि निःशुल्क अनिवार्य एवं शिक्षा, तो ये क्या है? राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक की बात की जाती है। लेकिन यहीं पे पूछ ले कि जो विकलांग बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं दोस्तों, विकलांग बालक होते हैं, उनके शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो शिक्षा होगी दोस्तों वो 6 से 18 वर्ष के हो जाएगी। ठीक है। जो विकलांग होते हैं, यानी कि विकलांग नहीं कहेंगे हम इनको कहेंगे दिव्यांग। दिव्य अंग हो जिसका, दिव्यांग, क्योंकि विकलांग शब्द अप्रयोग नहीं होता है। तो जो दिव्यांग होते हैं उनको 6 से 18 वर्ष की बात की गई है। किसमें? RTE एक्ट में 2009। ठीक है, 2009। RTE कब लागू होता है? RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और ये एक्ट कौन सा है? 2009 का है। 2009 का है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी? क्या कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि मतलब उसका बढ़ना, ग्रोथ हो जाएगा, और विकास का मतलब हो जाएगा डेवलप, मतलब ग्रोथ एंड डेवलप। साथियों, गला बिल्कुल नहीं सही है, फिर भी मेरी आवाज़ फंस जा रही होगी, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। बोलते बोलते आवाज़ ही गायब हो जा रही है। ठीक है। तो जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये आपकी विकासीय बुद्धि हो जाएगी। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है आपका, वृद्धि और विकास। ठीक है। आइए, मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी, मतलब इनके अध्ययन की। तो विकासीय वृद्धि होगी, क्योंकि इनके बारे में हम अच्छे से जान लेंगे कि ये किस प्रकार से विकास कर रहा है। और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास कैसा होता है? चहुमुखी होता है। चहुमुखी होता है, मतलब विकास कैसे होता है? विकास
चारों तरफ से होता है। विकास कैसे होता है? चारों तरफ से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया है। मतलब गार्डनर ने 7 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कहीं कहीं एनसीईआरटी वगैरह में 9 बुद्धि दिया होता है, कहीं पे 7 बुद्धि दिया होता है, कहीं पे 8 बुद्धि दिया होता है। तो ये हावर्ड गार्डनर के बारे में है। तो फिलहाल यहाँ पे 7 बुद्धि की बात की गई है। तो जब अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें कौन सा नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि जो है ये नहीं होगी। स्थान बुद्धि, मतलब इसे कहते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसकी होती है? जैसे जो चित्रकार होता है, मानचित्र वगैरह बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, तो उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे चित्रकार होता है ना, चित्रकार के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। किसी चीज को देखकर उसको हूबहू बनाने की कोशिश कर लेता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है जो हमारे अंदर की चीजों को जान सकता है, हम अपने अंदर की फीलिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, भाषात्मक बुद्धि की क्या होती है? तो जो जैसे नेता होते हैं, वकील होता है, आपका अध्यापक जो होता है वो आपका भाषात्मक बुद्धि होती है। अध्यापक के अंदर क्या होता है? भाषात्मक बुद्धि होती है। भावात्मक बुद्धि इसमें नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, देखिए ये बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, क्या है मानसिक आयु, और वास्तविक आयु जो है, उसकी वास्तविक आयु जो है 4 वर्ष हो गई, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसको करिए आप। मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष। इसमें गुणे 100 का करिए तो 25 चौका 100, तो 25 पंजे 125। ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे 125 आ गया। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी आपने जान लिया कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे, ठीक है, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु होता है और गुणे में 100 हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर महोदय ने इस बात को कहा है कि जो मनोविज्ञान होता है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। शिक्षा का क्या होता है? आधारभूत विज्ञान होता है। ये एक प्रकार की थियरी है, कोटेशन है कि मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। किसने कहा है? तो स्किनर महोदय ने कहा। स्किनर की थियरी कौन सी थी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, RS थियरी। RS थियरी किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। स्किनर की थियरी आपको पढ़नी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से CDP की क्लास में इनको ढूंढ के आप देख सकते हैं। चलिए, हिंदी अक्षरों को बाल विकास किस आयु में पहचानने लगते हैं? बाल विकास नहीं, बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों की जब बात की जा रही है, जैसे वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला को बच्चे कब पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। वैसे ये तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो आपका CDP में बताया गया है, लेकिन आजकल के बच्चे तो 3-4 वर्ष के बच्चे तो अब स्कूल चले जाते हैं और स्कूल में वो इन सारी चीज़ों को मुझे लग रहा है 3 से 4 वर्ष में ही ये पहचान लेते हैं। लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि से 5 वर्ष याद रखेंगे। 5 वर्ष याद रखने का आधार क्या होगा? क्योंकि आपका जो विद्यालय होता है वो, मतलब जब बच्चा 5 में जाता है तब उसकी पहली कक्षा में एडमिशन होती है। वैसे आज 25 जनवरी है और कल हो जाएगी आपकी 26 जनवरी, और 26 जनवरी को NEP लागू हो जाएगी। तो NEP में आपका जो होगा पढ़ाई का जो स्तर हो जाएगा 5+3+3 प्लस क्या हो जाएगा
तो ये सारी चीजें हो जाएगी। मतलब अब जो आपका स्तर हो जाएगा 8 वर्ष का प्राइमरी हो जाएगा, 8 वर्ष की प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक प्रकार का विकार होता है। पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता क्या होती है? डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया होती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन दे देता है कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या होती है, तब भी आपकी डिसलेक्सिया हुई, क्योंकि जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो आपका लिख भी नहीं पाएगा, सही नहीं पढ़ेगा तो सही नहीं लिखेगा। लेकिन अगर आपसे केवल पूछ ले कि लिखने की अक्षमता क्या होती है, तो लिखने की क्षमता आपकी होती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हो जाती है। क्या होती है? डिसग्राफिया हो जाती है। सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, तो क्या पूछ रहा है? एलेक्सिया। एलेक्सिया भी आपकी पढ़ने की क्षमता के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ये लेकिन किस प्रकार से होता है? ये एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। क्या होता है? मानसिक विकार होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा इसमें तर्क करने लगता है। और बच्चा तर्क कब करता है? 11 से 15 वर्ष की आयु में। बच्चा कब तर्क करता है? 11 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इसका आंसर तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप इसी को लगा लीजिए 11 से 15 वर्ष, क्योंकि ये जो होता है आपकी औपचारिक अवस्था होती है। मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी मूर्त अवस्था, तीसरी औपचारिक अवस्था, तीसरी अमूर्त अवस्था और चौथी औपचारिक अवस्था हो जाती है जीन पियाजे की। ठीक है, अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। 10वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं? दिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन, 9 त्रिक 27, 270 प्लस 10 यानी कि 280 दिन। कितने दिन हो गए? 280 दिन। आंसर में क्या दिया है? ठीक, 280 दिन हो जाएगा। मतलब जो गर्भ में, मतलब भ्रूणावस्था से जब तक वो पैदा हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष का हो जाता है? कितने दिन लगते हैं? 280 दिन होते हैं। 9 माह 10 दिन। तो दोस्तों ये रहे आपके 1000 क्वेश्चन की पहली 10 श्रृंखला। तो चलिए फिर कल अगले 11वें क्वेश्चन से 20वें क्वेश्चन तक मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।